घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर हमले जारी। बड़ा सवाल, क्या ये नेतृत्व के खिलाफ है बगावत या कांग्रेस के अंत के हैं संकेत? कांग्रेस पार्टी पे हम चर्चा करेंगे। वही पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और आज़ादी की लड़ाई में इस पार्टी के योगदान के बारे में तमाम लोग जानते हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये वाकई वो पार्टी है। इस पर भी कुछ लोग मानते हैं कि वो पार्टी नहीं है जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मत हो सकता है। सच्चाई ये है कि इस पार्टी पर नेतृत्व जिसका भी रहा हो, इस पार्टी का एक इतिहास है। हम इतिहास के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे इस पार्टी के भविष्य के बारे में। सबसे पहले 2014 में जिस तरह की चुनावी हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, इसके बाद जिस तरह से लगातार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व पर हमले उठ रहे हैं, क्या उसको माना जाए कि ये महज नेतृत्व के खिलाफ ही बगावत के सुर हैं? चाहे वो एक बोल रहे हो, दो बोल रहे हो, तीन बोल रहे हो, संख्या अलग अलग आप अपने तरह से गिन सकते हैं, लेकिन इस तरह के बगावती सुर कांग्रेस पार्टी में यदा कदा दिखने को मिलता है। लेकिन इस बार दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो कांग्रेस की करारी हार नहीं कहेंगे, शर्मनाक हार भी कहते हैं, क्योंकि जिस इस तरह की संख्या शायद पहली बार देश के संसद में कांग्रेस की तरफ से चुन के गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो दूसरा अहम सवाल है कि क्या महज नेतृत्व के सवाल तक ही सीमित रहेगा या वाकई कांग्रेस पार्टी, जो नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव के दौरान उन्होंने हमले किए कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो क्या उनकी सरकार ये प्रयास करेगी कि ये पार्टी ना रहे, या कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीइन्वेंट करेगी कि इस देश की वो विरासत जिस पार्टी की है उसको हम आगे बढ़ाएं? दोनों सवाल हैं, अहम सवाल हैं। लोकतंत्र में और खास करके संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, तमाम जब मैंने बताया 1885 से आज़ादी की लड़ाई के बाद से और 1952 के बाद से ये पार्टी कितने साल तक सत्ता में रही। हमारे साथ अवनी रॉय हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरएसपी के, बहुत बहुत स्वागत है। हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, पूर्व महासचिव हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी हमने आज उनको आमंत्रित किया है। साथ ही शकुलजमान अंसारी साहब हैं, ओबीसी के आयोग के सदस्य हैं, लेकिन हमने उन्हें आज निमंत्रण दिया है बिल्कुल एक व्यक्ति के रूप में, ना कि उस आयोग के सदस्य के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसकी शुरुआत अवनी रॉय जी आपसे शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज और जिस तरह से बगावत के स्वर निकल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको, जहाँ से आप शुरू किया था, हमें तो वहीं इतिहास में दौड़ाना पड़ेगा कि पहली बात कि कांग्रेस की जन्म, ये कांग्रेस पार्टी की जन्म और कांग्रेस जो था, ये 1785 की बात नहीं है, 1885 की बात नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म बनी थी उस टाइम आज़ादी की लड़ाई के लिए, जिसमें सभी शामिल थे जी। और 47 के बाद जब कांग्रेस पार्टी बनी, शायद सभी को याद होगा कि उस टाइम महात्मा गांधी भी कहा था कि अभी इसको तोड़ दिया जाए और दूसरी ढंग से चला जाए, लेकिन वो जिस बात को मोदी ने 14 में प्रचार किया, महात्मा गांधी कि ये शब्द थे उसको हमें करना है। बार बार कहा जाता है कि दिन की पुरानी पार्टी, ये माना जाता था दादा कि ये पुरानी पार्टी चुनावी तो मतलब उसमें हमला हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए दौड़ रहा हूँ कि उस टाइम हम लोग भी उसके अंदर थे जी, सभी सीपीआई वगैरह जो सब उसी अंदर थे। अब वो कहानी छोड़िए, अभी जो जहाँ से ये 47 के बाद की हम बात करें, 47 आज़ादी के बाद से बात करें जी, तो 52 से लेकर लगातार इन्होंने सत्ता संभाली। बीच में छोटे मोटे धक्का उक्का आया, लेकिन उसको भी उन्होंने जैसे भी हो, तोड़ ताड़ के हो, कुछ भी करके हो, या ज़्यादा दिन चलने ना दे के बना के रखा था। और करते करते एक टाइम आपको मालूम है कि कांग्रेस ने भी उस टाइम में भी एक तूफान जैसी थी, लेकिन उसमें भी कांग्रेस की पोजीशन इतनी खराब नहीं हुई जितनी खराब आज हुई है 2014। हाँ, उसमें भी नाना करके भी 150 के कुछ माने रखता है कि वो ना इधर उधर आने की। अभी जो जिस जगह आके पहुंची है 44 पे, अब ये एक ऐसा चीज़ है कि भला ही इतने दिन की पार्टी है, 52 से लेके इतनी लगातार सत्ता में था, तो इसमें क्या क्या है।
एक तो जो कमियां हैं सरकार की ओर से, जो कमियां हैं खामियां हैं वो तो है ही है, घोटाले उटाले जो है ये सब है। लेकिन इस बार उतनी राजनीतिक मुद्दा सदन के टाइम जब चली थी तब एक टाइम था, चुनाव के टाइम ये सब मुद्दा सामने उतना नहीं आया। चुनाव के टाइम जो आया ये नेतृत्व की, और नेतृत्व में अभी कांग्रेस की नेतृत्व में घटा है, और नेतृत्व देने के लिए ऐसा कोई वहां पर है नहीं। आप ये मानते हैं नेतृत्व का सवाल है जो बड़ा सवाल है? नेतृत्व के सवाल तो है ही है जी। अब किसी के साथ तुलना आप ये नहीं मानते हैं पार्टी के लिए, पार्टी का जो वैचारिक दृष्टिकोण है, पार्टी का जो आधार है, पार्टी का जो जनाधार है, पार्टी का जो संगठन है, पार्टी की जो विस्तार है, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला है नेतृत्व का। नेतृत्व यहां तक आप मानते हैं, इसलिए इसको आप नेतृत्व के ऊपर हमला देख रहे हैं, ना कि पार्टी के ऊपर, पार्टी के विघटन की तरफ से आप नहीं देख रहे। मैं देख रहा हूं कि इसके बाद भी जी हाँ भला ही इसमें बहुत जगह उनको जीरो हो गया, फलाना हो गया, ये सभी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात जो है कि ऐसी बड़ी टक्कर में जी मोदी जैसा अपने को सामने लाया, उसकी टक्कर में या उसका मुकाबले में भाषण देने तक भी ऐसा कोई नेतृत्व कांग्रेस के अंदर सामने नहीं आया जी, या सामने आने की कोशिश। आपका नेतृत्व एक बड़ा सवाल है, नेतृत्व ही सवाल है, उनकी नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जी रिकेश जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप बाकी सब लोगों के पास जाने से पहले कि दो अहम सवाल हमने उठाए हैं, दो में से आपको कौन सा लगता है कि सवाल अहम है, या दोनों सवाल जो है अभी इस पे, ये दोनों सवाल के आगे भी कुछ चीज आप देख रहे हैं? हम पार्टी लाइन पर बात नहीं करेंगे जी बिल्कुल, हम बात करेंगे एक यथार्थ की। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पुष्पेंद्र जी और अवधेश जी को यह सुन लूं। चलिए पुष्पेंद्र, अवधेश जी आपसे, अवधेश जी क्या बोलना है मुझे ये सवाल मेरा है कि ये पार्टी के नेतृत्व का जो हमला है वो पार्टी के नेतृत्व से सीमित है, या ये कांग्रेस पार्टी के विघटन की शुरुआत है, उसके अंत के संकेत है, अंत की शुरुआत है, या एक छोटा सा 2014 में करारी चुनावी हार का एक महज नेतृत्व को लेकर जो छुटफुट घटनाएं हैं वहीं तक सीमित है? देखिए, अगर हम केवल 2014 के पराजय से उपजे हुए असंतोष और विद्रोह मान लेंगे जी, तो जो पूरे भारत की राजनीति में संकट है और उस संकट का मुख्य कारण कांग्रेस है, और कांग्रेस स्वयं भयावह संकटों से पिछले 25 सालों से गुजर रही है, वो हम पूरी तरह व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए मैं कम से कम इसमें 4 बातें रखना चाहूंगा। पहला, देखिए 1989 में से जो भारत में राजनीति की शुरुआत हुई थी जी, वो एक नया दौर राजनीति के लिए था, और उस समय से जो अस्थिरता, अव्यवस्था और कांग्रेस को धक्का लगी, वो केवल संयोग से कांग्रेस बीच में खड़ी हुई है। आप गहराई से देखेंगे तो उस समय राजीव गांधी को 192 सीटें जो मिली थी जी, लेकिन कांग्रेस को नकारने की प्रक्रिया देश में शुरू हो गई थी। उसका स्थानापन्न बीजेपी ने किया था, लेकिन बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाई, उसलिए एक लिमिटेशन तक रुक गई थी जी। और उसकी जगह जो मंडल आयोग के कारण जो जगह जगह क्षेत्रीय दल खड़े हुए, जिन्होंने जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर पार्टियां खड़ी की, वो सारी पार्टियों ने जगह जगह अपनी एक ताकत बनाई। तो इन 25 सालों में जो 2014 का परिणाम है, उसको मैं बोलता हूं कि प्रतिमानात्मक बदलाव, जिसको पैराडाइम शिफ्ट का ये परिणाम है, जो 25 सालों में एक चक्र पूरा हो गया है। कांग्रेस को जो 1999 में जो धक्का लगा था, 114 सीट सोनिया गांधी के नेतृत्व में आई थी, उस समय भी आपको बता रहा हूं कि उस समय भी उसका वोट परसेंटेज 28.30% था। 10 करोड़ 31 लाख उसको वोट आए थे उस समय। तो उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस उठी ही नहीं है। अगर गहराई से, पता नहीं कैसे लोग समझे, 2004 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 145 सीट आई। ये दादा जैसे ये वामपंथी पार्टियों की जो बिल्कुल एक दोषपूर्ण राजनीति थी इस देश में, और अनैतिक राजनीति थी कि हमको भाजपा को ही केवल सत्ता में नहीं आने देना है। इस कारण कांग्रेस केवल 145 सीट रहते हुए सरकार बना सकी, और बीजेपी 138 पर नहीं बनाई थी। उस समय बीजेपी, इसका जो वोट था उस समय भी 10 करोड़ 34 लाख वोट आए थे। आप समझिए 2009 में जो कांग्रेस पार्टी का हम उभार देखते हैं, क्योंकि बीजेपी लैकलस्टर चुनाव लड़ रही थी और केवल 3 प्रदेश ने कांग्रेस को बढ़ा दिया। आंध्र प्रदेश में ठीक 33 सीटें उसको अकेले आ गई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जो है एक मुश्त साथ दिया, 21 सीट आ गई। बिहार से 22 सीटें जो है उसको था।
और दिल्ली के ऐसे ही 2-3 जगहों से उठी। वो उसके कारण दूसरे थे, वो कांग्रेस का उत्थान नहीं था, देश में कोई एक विकल्प नहीं दिख रहा था, तो वो आ गया है। अब वो चक्र पूरा हो चुका है, इस चुनाव में वो चक्र जो 1989 से फरा हुआ वो पूरा होकर यहां पहुंचा है कि आप देखिए कि फर्स्ट टाइम ये कांग्रेस के इतिहास में, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, इतने लोगों का कभी भी कांग्रेस के इतिहास में जमानत जब्त नहीं हुआ। 1999 में भी केवल 88 लोगों के जमानत जब्त हुए थे, 2004 में भी 82 लोगों के हुए थे, 2009 में भी इतना ही था। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के करीब करीब 179 लोगों के जमानत जब्त हुए, 179, जिनको केवल 1/6 वोट आया है कुल वोट का। तो ये अब यह है कि कांग्रेस इस देश में लगभग अस्वीकृत हो चुकी है। एक विचार, नरेंद्र मोदी कांग्रेस का एक लीडर देश में उभरा जिसके प्रति लोग गए हैं। अब जिस बात को आप कह रहे हैं कि ये क्या संकेत है, संकेत ये है कि अपने अपने क्षेत्र में नेताओं को लग गया है कि अब हमारी पार्टी उठने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर नया लीडर कोई ऐसा उभर जाए जो नया विजन लाए, फिर से इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए, जो क्षेत्रीय संगठन है जाति के आधार पर, जिन्होंने मुसलमानों के वोट लेने वाले पार्टियां कांग्रेस के लिए, क्या आप ये कह रहे हैं नेतृत्व नहीं, कांग्रेस के खिलाफ ये जो है नहीं, ये लीडरशिप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लीडरशिप ने कांग्रेस को बीजेपी के समानांतर, जो आइडियोलॉजिकली, जो ऑर्गेनाइजेशनली और जो पॉलिटिकली न्यू विजन के साथ रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज पुनर्गठित करना चाहिए, वो ये नहीं कर पाई। केवल परिस्थितियों के कारण वो सत्ता में जाती चली गई। कांग्रेस भीतर से खोखला हो चुकी थी। ये उसका नतीजा और एक और सुन लीजिए ना, इतना कम वोट परसेंटेज, 19.5 वोट परसेंटेज इतिहास में कांग्रेस को कभी नहीं आया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये 10% वोट की कमी किसी का होना, वो केवल चुनाव में किसी पार्टी की हार नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यह भविष्यवाणी कर सकता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस का एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में इस देश से अंत हो चुका है। चलिए, ये आप कर शकील साहब, दो अहम सवाल है। वो पार्टी, जिस पार्टी का इतिहास इतना जड़, इतना मजबूत रहा हो, उस पार्टी को अगर इसको 14 के चुनाव में हम कहें कि एक झटका, जोर का झटका लगा है और बहुत कम सीटें और बहुत कम प्रतिशत वोट भी मिले हैं, और ये जाहिर है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के लिए जो विचार करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए सवाल है। क्या लगता है, जो ये सवाल है, इस पे वाकई जो मीडिया जिस तरह से हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये जायज़ है, या आपको लगता है कि नहीं, हमने कुछ हार को ज़्यादा इसको देख रहे हैं कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के अंत की शुरुआत है, नेतृत्व पे चुनौती है, हमारा जो देखने का नजरिया है वो गलत है? देखिए, मीडिया को अपने स्टाइल से देखने का हक है, उसको हम सही या गलत नहीं कह सकते हैं। वो जिस स्टाइल में देखना चाहें उसे देखें जी। ये बात सच्चाई है कि ये 2014 का इलेक्शन जी कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन है जी। और इतनी कम सीटें और इतनी कम परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है। अवधेश भाई ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री में कई बार आप जाएंगे तो देखेंगे कि कभी बहुत नीचे से फिर ऊपर भी कई पार्टियां आई हैं। अब उनको, उन पार्टियों को देखना पड़ेगा अपने आप को किस तरह से चुस्त और दुरुस्त बना के जनता के बीच ले जाना है जी। अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी ही कोई बहुत दूर की बात नहीं है, 2 सीटों पर आकर सीमित हो गई थी और आज इतनी बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल किया है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं मानते हैं। और लेकिन बीजेपी ने अपने आप को री इन्वेंट किया, वहां नेतृत्व की, संगठन की चीजों को, जो जमीन के नेता थे उन तमाम लोगों को उठा के उन्होंने आगे किया। कांग्रेस पार्टी में ये चीजें नहीं हुई, ये भी लोग मान रहे हैं, कई विश्लेषक ये मानते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ या नहीं होगा, नहीं होगा। अलग बात है कि आप देखिए यूपीए 1, यूपीए 2 के सरकार की उपलब्धियां, और उसी में एक बड़े पैमाने पर करप्शन और दूसरी चीजों की पब्लिसिटी जिसको हम क्लियर नहीं कर पाई जी। जनता जो है महंगाई से त्रस्त थी, उसका सही तरीके से अनुकूल जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई जनता को जी। और इन सब बातों को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक बड़ा लाभ उठाने का प्रयास किया, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी की, उसमें मीडिया का बहुत जबरदस्त
रोल भी रहा, एक तरह से कह सकते हैं, और सहयोग और सपोर्ट या जिस तरह की बातें की, तो ये सब मिला जुला के एक तस्वीर सामने आई है। लेकिन इस तस्वीर में ये हम नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब है, लेकिन उसके बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए देश के इतिहास में ही और देश के बाहर दुनिया के इतिहास में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिससे कहा जाए कि ये पॉलिटिकल उबरा नहीं जा सकता हो गई, ऐसा आप उबर नहीं सकते हो, खत्म हो गई, ये नहीं कह सकते जी। हाँ, उन पार्टियों का अपने तौर पे विचार जरूर करना पड़ेगा कि जनता को किस तरह से अपना प्रदर्शन करें और चुनौतियों को कैसे मुकाबला करें। आप कह रहे हैं जनता के सामने हम प्रदर्शन करें, एक चीज वो है। दूसरा जो अभी हम जिन्होंने बगावती कुछ नेताओं के शो, उसमें भंवरलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने राजस्थान के जो विधायक हैं, उन्होंने जो बात कही है, अहम बात है, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी में नहीं होगा उस पार्टी का लगभग स्थिति यही रहेगी। आपको हम दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। राहुल गांधी तो एक परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण है, वो नेतृत्व, वो पूरी पार्टी, क्या राजा महाराजाओं के आपने इतिहास पढ़ा होगा, संतान सारी योग्य होती थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आना चाहिए। पार्टी नेतृत्व तो एक एकाधिकार की बात होगी। अब देखिए, मेरी राय, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। अब जो लोग ग्रास रूट से आए हैं और पैरासूट से आए हैं, उनके बीच में पार्टी में संघर्ष होगा। पैरासूट वाले एक साइड में चले जाएंगे, ग्रास रूट वाले एक साइड में चले जाएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए, नए की थोपाथापी होनी चाहिए। अब कुछ चंपू बयान दे रहे हैं, प्रियंका जी को लाओ, राहुल जी को लाओ। अरे प्रियंका जी, राहुल जी को लाओ, कुछ और भी सोचो। देश में थे सीनियर लीडर बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस, ये क्या हाल तो, आंध्र क्यों खोया इन्होंने? अपनी जिद की वजह से खोया, आंध्र अपनी जिद की वजह से खोया। अब ऐसे ही आसाम को खोएंगे, और ऐसे ही जो अनेकों प्रांतों में है ना, वो यथार्थवाद की दिल्ली क्यों, इनको पहले इतला आ रही थी कि सारा गड़बड़ हो रहा है, अब हरियाणा भी जा रहा है। क्यों, ये क्या है, मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता, बड़ी लंबी कहानी है, पर वो 5-4 लोग मैंने बताया तो फीड करते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। पुष्पेंद्र, आपने सुना जो बात ये कह रहे हैं, इन्होंने 3 बात महत्वपूर्ण की। डेमोक्रेटिक जो पार्टी के अंदर में अब विद्रोह, उन्होंने कहा विद्रोह तो नहीं, उसका कहा संघर्ष होगा। 2 तरह से संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि एक, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और जो पैराशूट से उतरे हैं, उनके बीच में संघर्ष होगा। एक बात ये कह रहे हैं। बीच में वक्त लेना चाहता था जी, 1 सेकंड का जी। जैसे उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात अभी की, आंतरिक पार्टी के अंदर, हाँ, पार्टी के अंदर जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जी। लेकिन अब देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत राहुल गांधी जी ने पार्टी के अंदर युवा संगठन और NSUI में किया जी, और उसके रिजल्ट ये आए कि लोग आज कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की कमी हुई। तो ये ऐसा नहीं है कि जो सोचा जाए कि सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस या कुछ चीजें हैं, उसके अच्छे परिणाम आने चाहिए थे, जिस तरह से उसके अच्छे परिणाम आने चाहिए थे, नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चीजें, वो कारण नहीं है, कारण और भी डिटेल जाना। हाँ, नहीं, कारण और भी स्वाभाविक है, कारण और भी होंगे, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसमें सिर्फ अंतर इतना है कि कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से पूरे प्रोसेस को किया गया, जो आप जिस डेमोक्रेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी पूरी तरह से नहीं बरती गई, इसलिए शायद कार्यकर्ता भी वहां कम हुए। लेकिन उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं, क्योंकि सवाल पुष्पेंद्र जो वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर संघर्ष, एक जो जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए लगातार मेहनत की है, जो कांग्रेस पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते रहे, जो कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जो पैराशूट से उतारे गए हैं, उनके और इस बीच में संघर्ष होगा और पार्टी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बाहर में देखना पड़ेगा। ये 2 अहम बात है। देखिए, मैं छोटी सी 2 बात कर रहा हूं। जो शकील भाई ने बात कही थी उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस कम बैक करेगी, कर भी सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है, और इसकी मिसाल दी जा रही है। करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगी ये मैं नहीं कह रहा, मैं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मैं ये देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए नहीं, मैं संसदीय लोकतंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस देश में, गरीब में, छोटा बड़ा गांव में लोग जानते हैं कि ये वो पार्टी थी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उस आजादी की लड़ाई के साथ कांग्रेस के साथ लोगों की भावनाएं, वो पवित्र फीलिंग जुड़ी हुई है। लेकिन जब
खत्म हो गई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जब बात कही थी उस वक्त भी उनका यही तर्क था कि जो पवित्रता इसके साथ जुड़ी हुई है वो बनी रहे, लेकिन इसको सत्ता संघर्ष में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की और बार बार उस विरासत का जिक्र दिया कि हम तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी हैं, और वो पार्टी बनके एक कुछ लोगों की पार्टी हो गई। मेरा वो सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि 1984 से पहले का इलेक्शन अगर देखें कि जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ 77 में और जनता सरकार आई, और जनता सरकार आने के बाद जो अपने उनके इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे और संजय गांधी की क़यादत में उस समय जो लड़ाई लड़ी गई, मेनका गांधी जो लड़ाई लड़ रही थी, तमाम सारी बात हुई और इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा स्थापित हुई। तो अगर वो देखें तो जो कांग्रेस का संघर्ष उस वक्त था, उसके बाद 1984 में मात्र इंदिरा गांधी की हत्या जिन हालात में हुई थी, उसमें इस देश के लोगों ने वोट बीजेपी और कांग्रेस को नहीं दिया था। देश के सामने एक बड़ा संकट था, इसलिए 412 सीटें आई। तो वो राजीव गांधी का संघर्ष नहीं था। संघर्ष की अगर आप बात करें तो आखिरी संघर्ष जो मुझे कांग्रेस के जीवन में लगता है अभी पीछे के दिनों में, तो वो 79 के बाद का संघर्ष लगता है, जिसमें इंदिरा गांधी उस ताकत के साथ आई थी। 84 में आप जो है इंदिरा गांधी की लाश पे जीत के आए। उसके बाद जो पूरा इतिहास गिनाया है अवधेश जी ने, वो आपके सामने है। मैं उसके आगे की बात कहना चाहता हूं। आप भंवर सिंह की बात छोड़ दीजिए, आप कहते हैं कि आत्ममंथन होगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस में राजीव शुक्ला, दिग्विजय, मनीष तिवारी, सलमान खुशी, श्रीपाल जायसवाल, रेणुका चौधरी, राज बब्बर, ये तमाम वो लोग हैं, इनमें से कुछ को छोड़ दें जो कांग्रेस ही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वही लोग जो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस ये भी एक सवाल है। नहीं, मैं जो बात आप जो नेतृत्व की बात करें मैं उसमें कह रहा हूं। आज आप देखिए कांग्रेस के एक उम्र दराज बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के केरला के एक नेता हैं जिनका नाम है मुस्तफा साहब। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो जोकरों की पार्टी हो गई है, उनका यह कहना था। और इनकी 44 सीटें राहुल गांधी को कहा उन्होंने कि वो जोकर कहा उन्होंने। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतना वयोवृद्ध नेता कांग्रेस का, और वहां जहां कांग्रेस का थोड़ी बहुत चिराग जल रहा हो, उनके कहने के बाद भी कांग्रेस के दिल्ली के चाटुकारों ने उस आदमी को, 80 साल के आदमी को सस्पेंड कर दिया। चुनाव हारने के बाद भी ये जो चाटुकारता है राहुल और सोनिया के इर्द गिर्द, उन्होंने उसको फिर भी नहीं समझा कि इस आदमी का मतलब समझे। और उसके बाद आज ये आ गया कि जो राहुल गांधी हैं वो जोकरों के एमडी बने हुए। मेरा कहना यह है कि 44 सीटें आना कोई ऐसी आफत की बात नहीं है, लेकिन जो असली संस्कृति है कि राहुल और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द परिक्रमा काटो, कॉन्स्टिट्यूंसी में मत जाओ। और दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस के सामने संकट है कि नेहरू और गांधी परिवार अब तक कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाता था, कांग्रेस पार्टी को जिता के सत्ता में लाता था। इस बार के चुनाव में यह साबित हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला सकती, क्योंकि चुनाव की कमान भी इन्हीं के पास थी और उसके हार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। और उसके अलावा जब प्रियदत्त ने यह बात कही, जब मिलिंद देवड़ा ने यह बात कही, तो लोगों ने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश की। नहीं, वो तो उनके सलाहकारों पर अटैक कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझे कि अगर राहुल के सलाहकारों पर लोग अटैक कर रहे हैं कांग्रेसी, तो इसका मतलब है राहुल पे कर रहे हैं। लेकिन चाटुकार जो है वो कांग्रेस में अभी भी पराकाष्ठा पे है। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ये सीखने के लिए तैयार है। जी, कोई भी पार्टी हो रिकेश जी, किसी पार्टी की जो जड़ होती है उसके संगठन उसके विचार में होता है। और जो लोग कांग्रेस में आए, कई लोग ऐसे आए, और आज कांग्रेस के नेतृत्व के इर्द गिर्द जो बात अभी पुष्पेंद्र कह रहे थे कि वो लोग जो असल कांग्रेस की स्थिति है वो किसी पार्टी के लिए हो सकता है कि वहां पे उससे जुड़े हुए नेताओं को दरकिनार करके, जब आप अपने नेताओं को दरकिनार करके ऐसे इंपोर्टेड जिनका कोई कमिटमेंट नहीं है, अगर उसको आप रखते हैं तो पार्टी की ऐसे हालत हो सकती है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बात मैं सबकी सुना, आपके भी सवाल सुन रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी की एक डिसिप्लिन है कि बहुत सारी बातें बाहर नहीं की जा सकती है। इस समय बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा। मैं कार्रवाई की वजह से तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको बताऊँ कि वर्किंग कमेटी मीटिंग के तुरंत बाद जो मीटिंग हुई, दूसरे दिन उसकी खबर आई, उसके बाद उसी दिन मैंने एक पत्र लिख करके भेजा कांग्रेस अध्यक्ष को। उसके कंटेंट भी हमने किसी को नहीं दिए। मेरा ख्याल है सबसे पहला पत्र मेरा ही गया होगा वो। उसके बाद मिलिंद देवरा वगैरह ने अपनी अपनी बातें कहीं, जो कुछ भी उन्होंने कहा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिन पर कि कांग्रेस पार्टी को विचार तो करना ही पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, अगर वो चाहती है कि वो रिवाइव करे। अगर रिवाइवल की, जैसे आप कहते हैं कि जो एक इच्छा शक्ति है, अगर वो ही समाप्त हो जाएगी तो कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था नहीं जीवित रह सकती।
तो इतने बड़े डिबैकल के बाद एक सोच हमको ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर जरूर डेवलप हो रही होगी या हुई होगी पार्टी नेतृत्व के पास या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं कि पार्टी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जिन वजहों से ये सब हुआ है उनमें बहुत सारी वजहें अलग अलग हम लोग बात करके कह भी रहे हैं, और अगर वो सब इकट्ठा करके कह दिया जाए तो एक लगेगा कि तो पार्टी के प्रति एक विद्रोह की बात हो गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जो बोले हैं उन लोगों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसी सलाहकार मंडली के भी सदस्य थे जी, कुछ तो ऐसे थे जो कि नहीं थे जी, सलाहकार मंडली में नहीं थे, और वो कई बार ये चेता भी रहे थे कि किस रास्ते से चलना चाहिए या कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे ऊपर नेतृत्व में या नेतृत्व के आसपास जिन लोगों ने उन चीज़ों पर ध्यान या तो देने नहीं दिया या उन चीज़ों को नज़रअंदाज करवाया, जिसके नतीजे हुए आप आंध्र प्रदेश जैसा एक स्टेट आप देखिए। 1977 में इंदिरा जी जब चुनाव हारी थी उस समय नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया था, लेकिन साउथ में एक स्टेट आंध्र प्रदेश को आप देखिए 42 सीटें वहाँ थीं, 42 में 41 सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। सिर्फ एक सीट जनता पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी साहब जीते थे जो स्पीकर पहले बने और 2-4 महीने के बाद स्पीकर राष्ट्रपति बन गए। तो आंध्र प्रदेश जैसा एक स्टेट अब की बार के चुनावों की हालत ये हुई है कि वहाँ न एक एमएलए जीता है कांग्रेस का और न एक एमपी जीता है। अभी अवधेश जी ठीक कह रहे थे कि 179 लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ना। अगर आपका विरोधी आपको इतना बुरी तरह से पीट रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको कि उसने लोगों को समझाने में वो सफल हुआ और लोग समझे हाँ ये बात कह रहा है। खूबियों को नहीं समझा पाए। खूबियां आपकी बहुत सारी हैं। खूबियों के बारे में अभी पुष्पेंद्र जी ने जो एक बात कही कि आज़ादी की लड़ाई की ये पार्टी रही है, ये बात लोगों के मन में कहीं कहीं है, लेकिन वो पार्टी आज उस रूप में है या नहीं है ये भी तो लोगों के दिमाग में है जी। कांग्रेस बार बार टूटी जी। और टूटने के बाद वो कांग्रेस क्या उस तरह की कांग्रेस बची, क्या वो वैल्यू सिस्टम बचा? देश की राजनीति से ही उन वैल्यू सिस्टम का लोप होता चला गया। और एक चीज आपको मैं बताऊं, इसके लिए हम ये मानेंगे कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही। कारण देखिए इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक मोटी बात आपको बता रहा हूँ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ये सारी ऐसी चीज़ें थीं, कलर, ये सब बातें थीं जिसको ये कहा गया कि ये सब बातें डिस्क्रिमिनेशन का आधार नहीं होनी चाहिए। सारे देश के लोग एक हैं और सारे देश के लोगों को एक तरह से एक बंधुत्व के दायरे में रख करके पूरी लड़ाई लड़ी गई और ये मान करके चला गया कि भाईचारे का ही वातावरण हमको बना करके रखना है। यद्यपि वो चीज़ बहुत हद तक चल नहीं पाई क्योंकि उसके बाद देश का विभाजन भी हुआ, धर्म के ही आधार पर 2 नेशंस थियोरी का जो फार्मूला आया जिन्ना साहब की तरफ से, उसको कुछ हमारे देश की भी कुछ शक्तियों ने उसको बल दिया, तो वो हुआ, ये सारा कुछ हुआ। अब उसके पास के इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि कुछ कमियां ऐसी न होती तो ये दुर्गति होती ही नहीं, कुछ कमियां ऐसी नहीं होती। और यह आज जो लोग भी बोल रहे हैं वो कोई विरोध या विद्रोह के लिए नहीं, एक लोगों के अंदर एक बहुत पीड़ा है जो पार्टी को आना करना क्या इसकी इतनी बड़ी दुर्गति हो गई इस पार्टी की, जिसकी वजह से वो पीड़ा उनके मन से निकल रही है। और इसमें थोड़ा सा हमको सहिष्णुता का ही रास्ता अपनाना चाहिए। जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वो मुस्तफा साहब को जो तुरंत सस्पेंड किया गया और 5 बार के विधायक, हो सकता है ये सोचा गया हो कि अगर ये इस चीज पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो ऐसे बहुत सारे लोग ये सब बातें बोलने लगे, पार्टी के फोरम पे बोले अगर बोलना हो तो। हाँ, लेकिन होता यह है, लेकिन दिलीप पार्टी के फोरम पे हरिकेश बहादुर जैसे जब लोग बोलते हैं तो सीडब्ल्यूसी से बाहर हो जाते हैं। सवाल यह है कि आप कहते हैं पार्टी के फोरम पे बोलिए, से लोगों को पता नहीं चलता और आप लोगों को खत्म कर देते हैं। बाहर बोलते हैं तो आप कहते हैं कि डिसिप्लिन का मामला है। तो ये भी तो कांग्रेस पार्टी बताए कि आप पार्टी के फोरम पे लोगों की बात सुनते कहां हैं? वहां तो डीलर जो है क्या कहते हैं आपकी सेटिंग करते हैं, वहां तो नेता बैठते नहीं। ये एक अहम सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। अवधेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये आप सवाल जानना चाहते हैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व के इर्द गिर्द आज ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस से वाकई में अगर देखें उनकी जड़ें कांग्रेस पार्टी में थी नहीं, है ही नहीं, और वही लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द जम गए हैं
और शायद ये भी क्या कारण आप मान सकते हैं कि जिनका कोई कमिटमेंट किसी संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति नहीं हो, वो उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं? ये लक्षण है, ये कारण नहीं है, ये लक्षण है। ये सब क्या होता है कि बीमारी के ये लक्षण है कि पार्टी जब, देखिए पार्टी का जब वैचारिक आधार खत्म हो जाता है, जनता से उभरे हुए नेतृत्व का आधार खत्म हो जाता है, जब पार्टी अपनी मूल्यों से परे हट जाती है, तो धीरे धीरे उसमें स्वार्थी तत्व ऐसे खड़े ही होते हैं और नेता भी अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को खड़े करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी भी गुजरी है, उसकी जो पराजय हो रही थी उसका कारण भी यही था, नरेंद्र मोदी ने जरा उसको धक्का दिया है। तो उसमें आज समाजवादी पार्टी का पतन क्यों हुआ है? केवल एक ही पार्टी नहीं आ रही है, मैं आपको कह रहा हूं बीएसपी इसमें खत्म हो गई है, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सब के पीछे वही कारण है कि नेताओं के इर्द गिर्द तो ये लक्षण है मूल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर है उसका इलाज इस समय के नेतृत्व में संभव नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरी सोच के अनुसार इस देश की चुनावी राजनीति से कांग्रेस के एक सशक्त विकल्प के रूप में अंत हो चुका है। जी शकील साहब, आप इससे पहले दादा के पास आए, जो बात पुष्पेंद्र ने जिसकी शुरुआत की और वो एक अहम सवाल है कि ऐसे स्वार्थी तत्व जिसका पार्टी से या पार्टी संगठन से या पार्टी के विचार से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है, ऐसे तत्व कांग्रेस पार्टी को अपने कब्जे में ले चुकी है या नेतृत्व के इर्द गिर्द जो है अपना पैर जमा चुकी है। इसलिए पार्टी एक सेकंड, जब उमा भारती ने बीजेपी से विद्रोह किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो इर्द गिर्द दिखते हैं टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट है। इन्होंने अटल जी आडवाणी जी को ऐसे घेर लिया है कि सच्चाई वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तो आज कांग्रेस में कोई एक ऐसा आदमी अगर खड़ा हो, कहो कि भैया ये सारे जो हैं ये बदमाश है, ये गुंडे हैं, ये दादा हैं, जो जैसे अभी साजिया इल्मी ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक गेट बना दिया है और गेट कीपर होकर खड़े हो जा रहे हैं और नेता तक पहुंचना ही नहीं दे रहे हैं जी। तो उससे आम आदमी तो वो स्थिति है। यही सवाल शकील साहब, क्या यही स्थिति हो गई जिसका कारण जो लक्षण आज बता रहे हैं, कारण नहीं वो कह रहे हैं लक्षण है? नहीं, कारण और लक्षण जो भी बताए वो तो इसको आप मानते हैं कि ये चीजें आज नहीं अभी हरिकेश जी ने बहुत सही कहा है कि कमियां और कुछ वजह तो जरूर हुई होगी ना, जो कांग्रेस इतनी घट गई है, और इसको पार्टी के स्तर पर बहुत विचार करने की जरूरत है। इसलिए कि कई चीजें डेमोक्रेटिक सेटअप में, पार्टी डिसिप्लिन में जो अंदर रखी जा रही थी वो बाहर नहीं आ रही थी। अब कुछ लोग, जैसे वो भी सही बता रहे हैं कि कुछ लोग आज बड़ा जल्दबाजी में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका पुराना इतिहास देखा जाए तो लगता है कि जो गड़बड़ियों के कारण है उसमें भी उनका हिस्सा था। तो इसलिए अभी हम समझते हैं कि पार्टी के बारे में अवधेश जी की जो राय है वो हम नहीं मानते हैं कि पार्टी का अंत हो गया या खत्म हो गया। वो पूरी गुंजाइश हर पॉलिटिकल पार्टी को है, लेकिन उसी वक्त है जब अपनी कमियों का ठीक तरीके से हिसाब करे और अपनी पार्टी को नए तरीके से खड़े करने की, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे आ गई है, एकदम नए तरीके से खड़े करने की जरूरत है। मेरी आधी बात इन्होंने सुनी है। मैंने क्या कहा, देखिए देश के मतदाताओं की राजनीतिक सोच लगभग बदल रही है। आपको जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें व्यापक परिवर्तन आ रहा है। जो उनके एक्सपेक्टेशन है, जिसको जन अभिप्सा कहते हैं, पीपुल्स एस्पिरेशन, उसमें पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, वो बदल रहा है। उसके अनुरूप आपको बदलना होगा। नहीं, देश की उसकी कल्पना, आपने अभी कहा, देश की एक सेकंड, एक पूरा करो, देश की उसकी कल्पना बदल रही है और सत्ता को देखने का नजरिया बदल रहा है। तो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर खड़ी उतर गई है, लेकिन एक व्यक्ति में उम्मीद गई, आज नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भाजपा की भी दुर्दशा होने वाली थी। तो इस कसौटी पर अभी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, वो इसमें कहीं खड़ी नहीं उतरती है। और इस समय का नेतृत्व जो है बिल्कुल अदूरदर्शी है, अपने हाथ में नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, जिसकी न जनता में लोकप्रियता है, न कार्यकर्ताओं का उस पर विश्वास है, न नेताओं का विश्वास है, न अभी तक चुनाव के इतने दिनों बाद कोई विजन दिखा पाया है। तो ऐसे मैंने ये कहा है कि इस नेतृत्व के रहते हुए देश की चुनावी राजनीति में एक सशक्त विकल्प के रूप में कांग्रेस का उठना असंभव नामुमकिन है, ये मैं कह रहा हूं। जी दादा आप। मैं अवधेश जी की कुछ बातों के साथ सहमत हूं, लेकिन इस बार हम कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं।
भला ही कांग्रेस की नेतृत्व के बारे कहा और नेतृत्व उनकी है नहीं, लेकिन इस बार की चुनाव एक विशेष रूप से देखनी चाहिए कि मोदी जी को अपने आप हो या उनकी दल जिसके साथ हो या दल के कुछ अंश उनके साथ हो, ऐसी हालत में उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री के रूप से प्रोजेक्ट किया और उसी ढंग से बढ़े जी। बीजेपी के भाजपा के अंदर और बाकी तमाम जितने राजनीतिक दल हैं सभी ने एक ही आवाज उठाई कि मोदी जी को रोकना है, और खास करके कांग्रेस को बचाने के लिए और कांग्रेस को सत्ता में रखने के लिए बहुत सारे दल, चाहे वो आंचलिक दल हो या चाहे दूसरी पार्टियां हो या वामपंथी पार्टियां हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ दी। ये सभी की हार हुई है, ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है। जैसा कांग्रेस के साथ साथ ये सभी की हार हुई है जी। इस बार की वोट में जैसा है कि समाजवादी पार्टी इतना कहते थे लेकिन 5 में आगे रह गए, बीएसपी 0 हो गई, लेफ्ट की हालत जो है वो जो आए ना के बराबर आई, खाली रह गए डीएमके जो है वो भी 0 हो गई। तो आप अगर इस ढंग से देखें तो 3 क्षेत्रीय दल जो इनमें थोड़ा सा अलग रूप से था, ये 3 क्षेत्रीय दल छोड़कर बाकी सबकी ये पनकी में जो भरोसा था वो डूब चुकी है जी। अब सभी दलों की मंथन करनी चाहिए, क्या हमने जनता के सामने जो बात रखा था मोदी को रोकना है जी। मोदी को आपने एजेंडा के, जनता के एजेंडा के बदले आपने मोदी को एजेंडा बनाया। ये जो बनाया ये मुद्दा को रिजेक्ट कर हम सभी को जी दिवा दिया और जनता ने रिजेक्ट किया जी। और मोदी की भरोसा जो बातें उन्होंने सामने रखी जनता के सामने, आज की वोटदाताओं के सामने, नई पीढ़ियों के सामने, उनको वो उन्होंने सोचा कि इनकी अंदर जो बलिष्ठ भाव है, जो भावना है, शायद कुछ करेंगे, और इसी कारण के लिए इनकी हालत और जो बाकी अवधेश जी कह रहे हैं कि भाजपा की हालत बहुत कम समय ब्रेक पे एक लाइन में जोड़ना चाह रहा हूं जो दादा ने बात कही, जो अवधेश भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद तो डूबी है, उसके नेतृत्व पे सवाल आप उठा लीजिए। जो लोग भी कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से थे वो भी डूब गए हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, डीएमके देखें, बसपा देखें, सपा देखें, आरजेडी देखें, जो कांग्रेस से चिपके, उस कांग्रेस की वजह से इनके क्षेत्रीय दलों को भी क्या कहते हैं खामियाजा भुगतना पड़ा। ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस तो डूबी, सबको लेकर डूब गई है। आप ये देखें कि बार बार सपा बसपा सफरदन देते थे, आज सफाया हो गया उनका। लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने समझौता किया, उसका सफाया होगा। डीएमके 0 चला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस 0 चला गया, और टीएमसी और एआईएडीएमके और बेजीरे ये क्लियर रहे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों को बरकरार रखा है। तो कांग्रेस की जो छूत की बीमारी थी वो बहुत सारे लोगों को मरी है जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं अपने मेहमानों से कि क्या कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई चिंतन या कोई सोच है, या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रूप से जो पार्टियां इस वक्त मिलकर गठबंधन या बीजेपी की जो सरकार है उसकी खामियों पे ही वो आगे काम करेंगे, या अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इससे उभर पाएगी? ये तमाम सवाल हैं छोटे से ब्रेक के बाद।